फोन की घंटी लगातार बज रही थी और श्यामचरण जी वहीं बैठक में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रसोई की तरफ नजर उठाकर देखा शायद उनकी बहू आकर फोन उठा ले, पर कोई हरकत नहीं देख खुद ही फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई। बाबूजी प्रणाम, हम भोला बोल रहे हैं, बनारस से। नेहा बिटिया से बात करनी थी। श्यामचरण जी सख्ती में आ गए। भोला तो उनके बनारस के पुश्तैनी हवेली का नौकर हैं, उसे भला नेहा से क्या काम हो सकता है? नेहा कहीं बाहर गई हैं, तुम मुझे बता दो, मैं बहू को खबर कर दूंगा। भोला ने कहा, हवेली की साफ सफाई हो गई है और सब कुछ रहने लायक भी कर दिया है। श्यामचरण जी ने फोन झटके से काट दिया और सोच में पड़ गए। 1 साल बाद अचानक से पुश्तैनी हवेली को रहने लायक क्यों बनाया गया? क्या मैं अपने बेटे बहू पर बोझ बन गया हूँ? क्या नेहा और अबे मुझे बनारस में अकेला छोड़ देंगे? बहुत से प्रश्न उनके दिमाग में घूमने लगे। वह उठकर अपने कमरे में चले गए। कविता जी के आकस्मिक निधन ने उन्हें शांत कर दिया था। खालीपन और उदासी पत्नी के जाने के बाद उन पर हावी हो चुका था। बेटा अबे और उनकी बहू नेहा उन्हें अपने पास शहर में ले आए थे। कविता जी की दीवार पर लगी तस्वीर देखकर उन्हें बताने लगे, देख रही हो अबे और नेहा पर मैं बोझ बन गया हूँ। शायद बनारस की अपनी हवेली रहने लायक बनवाया गया है, मुझे खबर तक नहीं की। मैं भी देखता हूँ कब तक मेरे पीठ के पीछे काम करवाते हैं। कहते कहते उनका गला रूंध गया। पापा जी खाना खा लीजिए, आ जाइए। सामने उनकी बहू नेहा खड़ी थी। कविता जी के जाने के बाद वे पूरी तरह से बेटे और बहू पर निर्भर थे, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बेटा और बहू जब भी पास आने की कोशिश करते वे पीछे हट जाते। किसी कारण ये शिकायत जैसी भी बात नहीं थी, कारण उन्हें खुद भी नहीं पता था और ना ही बेटे बहू को। अभय ने अपने पिता की तरफ कभी विरोधाभास रवैया नहीं अपनाया। उनके बीच की कड़ी कविता जी थी और उनके जाने के बाद नेहा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और पूरी कोशिश करती कि पिता पुत्र सहज हो जाए। नेहा बखूबी जानती थी उनके बारे में, इसलिए फिर से कहा, पापा जी क्या हुआ? नेहा ने उन्हें फिर से आवाज दी, कुछ नहीं, भूख नहीं है, कुछ जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगा। श्यामचरण जी ने कठोर शब्दों में कहा। कटुता, क्रोध और तिरस्कार, कठोर चेहरा, बस यही प्रतिक्रिया मिली थी उसे श्यामचरण जी की तरफ से। लेकिन नेहा को उसकी आदत सी पड़ गई थी, पर अपने फर्ज में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। नेहा और अभय की शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था और कविता जी बहू का सुख भोगे ही चली गई। नेहा ने जब घर प्रवेश किया तब सहम सी गई कि कैसे इस घर को संभालेगी बिना सांस के। घर और घर वालों की जरूरत को कैसे समझ पाएगी? माँ होती तो मदद हो जाती। पिता और पुत्र के बीच ज्यादा बात नहीं होती थी, सब कुछ उसे खुद ही सीखना और संभालना था। पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती थी। नेहा जानती थी पापा जी का कठोर मन किसी न किसी दिन जरूर पिघलेगा। बस सुबह शाम उनकी देखभाल करती, समय पर दवाइयाँ खाना सब कुछ देती। शाम को श्यामचरण जी सैर पर निकले और अपने पड़ोसी शर्मा जी से मिलकर अपने मन की बात कही। शर्मा जी की पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था और वह भी अपने बेटे बहू के साथ ही रहते थे। यार, लगता है बच्चों पर मैं बोझ बन गया हूँ, श्यामचरण जी ने कहा। वे लोग मुझे बनारस भेजने की सोच रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं बताया। कहते कहते उनका गला रूंध गया। शर्मा जी ने कंधे पर हाथ रख दिया। श्यामचरण जी को समझाया, बच्चों से कटे कटे क्यों रहते हो यार, अपनापन दिखाओ तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनकी खुशियों में शामिल हो। घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाने से तुम्हारी बोरियत भी कम हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं लगेगा। बेटे बहू से
खुलकर बातें किया करो। परिवार है वह तुम्हारा। भाभी जी के जाने का दुख मैं समझता हूँ, पर बच्चों की तरफ इतनी बेरुखी क्यों? शेर पर वापस लौटे श्यामचरण जी के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। खाने की मेज पर नेहा ने बात छेड़ी। पापा जी कल सुबह की टिकट करवाई है बनारस जाने के लिए। सुबह की गाड़ी है। श्यामचरण जी के चेहरे की कठोरता बढ़ती गई और खाना बीच में ही छोड़कर वे अपने कमरे में ही चले गए। रात को कमरे में अभय ने नेहा से कहा, तुम्हारी बातों में आकर मैंने टिकट तो करवा दिया, लेकिन अब देखो पापा नाराज हो गए। नेहा ने अभय के हाथों को मजबूती से पकड़ा और कहा, पापा जी को थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। पूरी रात श्यामचरण जी की बेचैनी में गुजरी। अगली सुबह वे अपना बैग लेकर बैठक में आए तो देखा कार के पास 2 सूटकेस और रखे हैं। उनके चेहरे पर असमंजस की लकीरें उभर गई। पीछे से नेहा और अभय भी घर को ताला लगाकर आ गए। चले पापा जी, कहकर नेहा ने कार का दरवाजा खोला। श्यामचरण जी चुपचाप अंदर बैठ गए। पूरे रास्ते वे खामोश रहे। बनारस पहुंचकर बेटे और बहू ने उनकी जरूरत का पूरा ख्याल रखा। पुश्तैनी हवेली में उनको सुकून सा महसूस हुआ। उस हवेली में हर कोना कविता जी का सजाया हुआ था। भोला ने हवेली बहुत अच्छे से संभाला है। हवेली के बगीचे में भी बहुत सारे पौधे और फूल खिले हुए थे, जैसे कविता जी के समय में हुआ करते थे। बाबूजी, बहू रानी हर दिन फोन पर हमारा और हवेली का हाल चाल पूछती रही। अबे बेटा भी पैसा भेजता रहा हवेली और मेरे खातिर। तभी तो हवेली नया नया सा लग रहा है। बहुत भाग हैं आपके बाबूजी, नहीं तो आज के युग में ऐसे बहू और बेटा कहाँ मिलते हैं। अम्मा जी की हर चीज बहू ने संभाल रखी है। शर्मा जी की बातों को ध्यान में रखकर अब श्यामचरण जी शाम को बगीचे में नेहा के साथ पौधों में पानी डालते और कविता जी के पुराने किस्से सुनाते और शाम को अभय के साथ शेयर करने भी जाते। एक सप्ताह बहुत ही सुकून से गुजरा। अभय शाम को श्यामचरण जी को बताया कि वापसी की टिकट हो गई है। उनका जी धक से हो गया और वह समझ गए कि अब उन्हें इस घर में अकेले रहना पड़ेगा और उनके बेटा बहू उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुबह नेहा चाय देने कमरे में आई और पापा जी लाइए, मैं आपका सूटकेस जमा लूं। उन्होंने आश्चर्य से कहा। नेहा की तरफ देखा और बोले, मुझे लगा तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर वापस जा रहे हो। कहते कहते उनकी सांस गले को अटक गई। पापा जी, ये आपने कैसे सोच लिया? हम आपके बगैर कैसे जा सकते हैं? हमने तय किया है कि हर महीने कुछ दिनों के लिए हम सब यहाँ आएंगे ताकि आपको माँ की कमी ना खले और हम कुछ समय सब एक साथ बिता सकेंगे। हमें पता है आपको शहर में खालीपन महसूस होता है, पर आप हम लोगों की वजह से एडजस्ट कर रहे हैं। नेहा की बातें सुनकर श्यामचरण जी की आंखें भर आई। पूरे रास्ते और पिछले 1 सप्ताह का उन्होंने आत्म मंथन किया और जब आत्म मंथन करते हैं तो मन और दिमाग में लगे जाले और काले बादल साफ होने लगते हैं। इस तरह उन्हें भी एहसास होने लगा कि उनकी दशा सुखद है। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वो बैंक में पड़ा रहता है। जब मन करता है वे अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अबे बिना कहे उनकी पसंद की चीजें और जरूरत का सामान लेकर आता है। बहू बिना किसी अपेक्षा के उनकी निस्वार्थ सेवा करती हैं, बेटी की तरह। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने आप को बच्चों से काट रखा था, जो सिर्फ उनकी खुशियों के बारे में सोचते हैं। इन्हीं ख्यालों में खोए कब घर आ गया पता ही ना चला। सामान वगैरह सब जगह पर रखने के बाद श्यामचरण जी ने मुंह हाथ धोए और कहा, बाजार से मैं सब्जियां लेकर आता हूँ। नेहा मुस्कुरा दी और रसोई में चली गई कुछ खाने का इंतजाम करने। थोड़ी देर के बाद रसोई के दरवाजे पर
पापा जी ने आवाज़ लगाई, नेहा बेटा जरा अदरक वाली चाय और पकोड़े बना दोगी। उनके मुंह से बेटा सुनकर नेहा का मन और आंखें अंदर तक भीग गई। जरूर पापा जी कहकर वह तैयारियां करने लगी। पीछे से अभय ने कहा, अरे वाह हम भी खाएंगे। पिता पुत्र दोनों साथ साथ खड़े थे। अदरक की चाय की महक के साथ रिश्तों की महक भी उठने लगी। बहू ने बेटी बनने का सफर काफी लंबा होगा, पर शुरुआत तो हो गई, सोच नेहा मुस्कुरा दी। नेहा को लगने लगा आज सही मायने में उनका ग्रह प्रवेश हुआ है। अभी तो कभी श्याम चरण जी अपनी बहू को समय समय पर उसे घर गृहस्थी के बारे में समझाते, तो कभी बेटे को दुनियादारी के बारे में समझाते। अब उनके बीच की कड़वाहट भरी सारी दीवारें गिर गई थी। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि हर समय बेटा बहू गलत ही हो। कभी कभी माँ बाप भी अपने बच्चों के बारे में समझने में गलती हो सकती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि एक बार शांत मन से बैठकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हुई है, जिससे सबके काले बादल छंट जाएंगे और परिवार की एकता और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर